ओपी सिंह जी, कल्याण सिंह जी का ये जो पुण्यतिथि थी दूसरी, इसको जो तेवर कलेवर दिया भाजपा ने, उससे बात समझ में आ गई कि मसला है 6 महीने बाद 7 महीने बाद होने वाले चुनाव, और उसमें मसला है पिछड़े वर्ग का वोट कंसोलिडेट करना। क्योंकि एक और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह दूं, हिपोक्रेसी में क्या रखा, आपके अपोनेंट जो है का जो एक पार्टी है आपके विरुद्ध, उसका लीडर पिछड़े वर्ग से ही आता है, ठीक। आपका जो चेहरा है उत्तर प्रदेश में वो नॉन ओबीसी है, तो उस संतुलन के लिए कल्याण सिंह से बड़ी कोई पर्सनालिटी नहीं हो सकती, इसलिए अलीगढ़ में इतना बड़ा शोक किया गया। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, सख्त प्रशासक और सख्त सरकार के लिए जाने जाने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि, उनकी जन्मभूमि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू गौरव दिवस के रूप में आ रही है। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को मैं भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि कल्याण सिंह या जिस पार्टी का जो बड़ा नेता होता, मैंने पहले ही कहा संस्थापकों में से एक, तो हम समझते हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। हर पार्टी के जो बड़े नेता है, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, उधर मुलायम सिंह जी की, काशीराम जी की, सबकी पुण्यतिथि पर, जयंती पर लोग याद करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश की आजादी के बाद पहली बार 1991 में सरकार बनी, और जो आज हिंदू गौरव दिवस की बात हो रही है, 1991 में सरकार बनी, 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा गिराने की स्वतः नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शाम को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो वो हमारे तो हिंदू गौरव ही है, और हमारी पार्टी के संस्थापकों में से एक है, और हमारे कुशल शासकों में से एक है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में नकल को रोकने का पहले काम किसने किया, अपराधियों पर नकेल कसने का काम किसने किया, और सख्त शासक के रूप में सख्त प्रशासन किस सरकार ने अपनी प्रस्तुति दी। रही बात यह कि हम राजनीतिक व्यक्ति, आप तो डिबेट चला रहे हैं, कुछ भी अब होगा 2024 में मतदान के पूर्व, उसको हम राजनीतिक चश्मे में 2024 के चुनाव के आईने से देखेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और 3 चीजें बड़ी प्रमुखता से आजकल चल रही है साहब, पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में, और अल्पसंख्यकों के बारे में। और एक पार्टी के मुखिया ने तो नारा भी दे दिया, बोला इंडिया के ऐसी की तैसी पीडीए पिछड़ा वर्ग, दे दिया उन्होंने नारा। तो अब कोई संशय नहीं बचा। रही बात हमारी पार्टी की, तो 2014 से पिछड़ा वर्ग हमसे जुड़ा, हम सरकार में जो लगातार आ रहे हैं और भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं, उसमें पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान है, पिछड़ा वर्ग का। और क्यों भाई, पिछड़े वर्ग की बात तो सभी करते हैं, आपने कौन सी मलाई आपने बांट दिया कि आपके साथ रहे। बात यह है कि अरविंद जी ने एक बात कही, वो मुझे पसंद आई, कि पिछड़ों की न्याय की बात, सामाजिक न्याय, पिछड़ों की न्याय और पिछड़ों की हक की बात तो सब करते हैं, देता कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, पिछड़ों को न्याय तब से मिला है। और एक पार्टी की सरकार थी, पिछड़ों के नाम पर सारा कुछ जो फायदा वो किसको मिला, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, और खास तौर से गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उसका लाभ पिछड़ों को नहीं मिल रहा है या मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, और 2014 से लगातार ऐसा नहीं है कोई हमने सम्मेलन कर लिया कल और पिछड़े भाग गए और भैया चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2014 से पिछड़ा वर्ग का विश्वास
भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं तो चैलेंज करता हूं कि चाहे हमारी सरकार में संख्या दल देख लो, चाहे योजनाओं में आप देख लो, लाभ में देख लो, अगर अंगुली उठा दो उनको हमने न्याय नहीं दिया तो आप बता दो। लेकिन आपकी सरकार की तरफ से क्या थी? पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक दिया क्या आपने? आपने तो सारा माल एक जात विशेष को दे दिया, एक परिवार विशेष को दे दिया। कहां से पिछड़ों की बात करते? हाँ, हमने न्याय किया है, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे। ठीक गोविंद सिंह जी। अमिताभ तिवारी, एक मैं इसको समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी तब तक अपने को सत्ता के पास नहीं ले जा सकती उत्तर प्रदेश में जब तक वो नॉन यादव ओबीसी को भी कंसोलिडेट नहीं करती अपने लिए। यादव प्लस मुस्लिम उसको सत्ता में नहीं पहुंचा सकते। और मुलायम सिंह जी ने इस बात को बहुत पहले जान लिया था, इसीलिए उन्होंने एक रेनबो तैयार किया था। वो उसमें मेरी जाने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं, लेकिन एक रेनबो इसीलिए तैयार किया था। वो जानते थे कि यादव और मुस्लिम मिला के एक उसकी सीमा है, वो सत्ता तक नहीं जाता मामला। बीजेपी उसी चीज में अपना अवसर देखती है कि नॉन यादव ओबीसी कंसोलिडेट कर लो तो सपा की ताकत कम हो जाएगी और हमारा कुनबा बढ़ जाएगा। लड़ाई इसी की है अमिताभ तिवारी जी। तो इसलिए भी समाजवादी पार्टी का जो ये एक स्लोगन है, या स्लोगन तो नहीं कहूंगा, एक जो अलायंस का नाम उन्होंने पहले दिया था, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो इसका मतलब खुद ही है कि समाजवादी पार्टी भी ये जान रही है कि एमवाई जो लगभग 30% है उत्तर प्रदेश में, वो 30% से ऊपर वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिला सकता। और ये तब तक ठीक था जब यूपी में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ करता था, 30% में भी सरकारें बन जाया करती, बनी है, खूब बनी है, बसपा, भाजपा और सपा। जैसे ही बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया, अब ये 30% से काम नहीं चलता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का 2022 में वोट शेयर के मामले में प्रदर्शन अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा, 37% के आसपास पहुंची। लेकिन 37% में भी काम नहीं बनेगा। अगर बाइपोलर है तो 45% वोट चाहिए लगभग आपको क्लियरली जीतने की कोई भी लोकसभा सीट। और वहां पर ये 30-35% जो आबादी है वो काम आती है, क्योंकि जब तक इसको कंसोलिडेट नहीं किया जाए या इसको निकाला नहीं जाए भाजपा से, छोटे छोटे कास्ट को लेकर के। और जैसा 2022 में राजभर जी से अलायंस हुआ, तो कुछ राजभरों ने पूर्वांचल में काफी सपोर्ट किया, अपना दल का एक फैक्शन था, महान दल था, कुर्मी वोट पड़े, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब तक इस वोट बैंक में सेंध नहीं मारी जाएगी भाजपा के, तब तक बहुत ज्यादा लोकसभा सीटें जीतना शायद उतना आसान नहीं है। इसलिए भी इसके ऊपर फोकस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं लिस्ट देख रहा था, क्यों किसी के लिए क्यों डिफिकल्ट है ये नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक को साधना। यूपी ओबीसी लिस्ट के हिसाब से 162 जातियां हैं, 162, और पूरे इंडिया में 2500 जातियां हैं। ये 2500, भाजपा भारतीय जनसंघ को 7% ओबीसी वोट मिला था 1971 में, 22% हो गया ये 2009 में, और 44% हो गया 2019 में लोकसभा लेवल पे। तो कभी किसी भी पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में जातियों के ऊपर फोकस नहीं किया। जो डोमिनेंट कास्ट है ओबीसी का, नॉर्मली आप देखेंगे पूरे इंडिया में, जैसे जेडीएस है तो वो कलिगा, आरजेडी और समाजवादी पार्टी है तो यादव, आरएलडी है तो जाट, आईएनएलडी है तो जाट। तो जो फोकस जो है वो डोमिनेंट कास्ट के ऊपर होता है, और भाजपा ने शायद पहली बार ये नॉन डोमिनेंट कास्ट जो हैं इस ब्लॉक में, उनके ऊपर फोकस किया है, और उसका जो फायदा है वो मिलता हुआ दिख रहा है। 37% टिकटें भी नॉन यादव ओबीसी कैटेगरी को दी गई थी। और जो आज नारा है एक तरह से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, अगर योगी 1 और योगी 2 कैबिनेट देखेंगे तो 22 मिनिस्टर आउट ऑफ 60 योगी 1 में, जो कि 37% है, और इस बार भी 19 या 20 मंत्री 53 मंत्रियों में से नॉन यादव ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं। इसलिए सपोर्ट जो है उनका ज्यादा है। तो रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, इसलिए भी सपोर्ट जो है वो ज्यादा है। जी मनोज यादव जी, वही मसला कि यादव और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन
तब सरकार बनवा देता था। ठीक करे अमिताभ तिवारी, जब सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब लड़ते थे। अब तो उत्तर प्रदेश में भाजपा लड़ रही है या सपा लड़ रही है, बाकी तो सब अस्ताचलगामी सूर्य है। तो 37% वोट सुनने में बड़ा लगता है। हमने तो मुलायम सिंह जी की सरकार बनते देखी, मायावती जी की बनते देखी, कल्याण सिंह जी, इतने में तो सरकार बन जाती, लड्डू बढ़ जाते। लेकिन अब इससे कुछ हो नहीं रहा। ये वोट जाए चाहे 45% के आसपास तो लोकसभा की सीट निकले। आपके बुके में अभी मुझे उतने फूल नहीं दिख रहे जो इस संख्या को 45% तक ले जाएं। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा और कई विश्लेषकों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन मैं एक बात को डिनाई करूंगा कि जब कल्याण सिंह जी थे तो उनके साथ गैर यादव जितना ओबीसी था वो उनके साथ कॉन्सिडेंट थे। ये बिल्कुल गलत तथ्य है। समाजवादी पार्टी के साथ पटेलों की संख्या एक बड़े मात्रा में थी। तमाम सारे बैकवर्ड की छोटी छोटी, चाहे वो निषाद में बंटवारा था, और भी तमाम जातियों के वोट भी हमारे नेताओं के हिसाब से क्षेत्र में मिलते थे। और मौर्य, पाल, कुशवाहा, सैनी, साग के इसका वोटों का जो एकत्रित होने का स्थान था वो मायावती जी की पार्टी यानी कि बसपा के पास था। कोई एक ठेकेदारी नहीं थी। ये बात बिल्कुल गलत तथ्य है। लेकिन खैर, जिसने कहा उसका भी धन्यवाद और जो विश्लेषण हो रहा है उसका भी धन्यवाद। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी समाजवादी पार्टी को कहने की। समाजवादी पार्टी ने कमोबेश अपनी सरकारों में एक आरोप लगा, उस आरोप का एक उदाहरण दिए दे रहा हूं। आरोप बड़े लगे कि सिर्फ यादव के लिए किया। 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए हमारी सरकार में। आज तक कोई भगवान जी के हाथ से भी रिजल्ट बना के नहीं रख पाए। न जय श्री राम बोलने वाले, न जय श्याम बोलने वाले, न कोई और कुछ कहने वाले। कोई माई कलाल नहीं पैदा हुआ जो 86 में 56 यादव एसडीएम वाला रिजल्ट लाके सदन से लेके या सड़क पेपर तक लाके रखते हो। मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके चैनल कि अगर समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा कृत्य किया कि 86 एसडीएम में 56 भर लिए, तो उन सारे 56 को निकाल के बाहर कर दो और सबको जेल भेज दो। जिसने भर्ती किया उसको भी जेल भेज दो। मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन आया कुछ नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ ही हकना, यही है इस सरकार का सबसे बड़ा मंत्र। हम लोग उस राजनीति को नहीं कभी फॉलो कर पाए। निश्चित तौर पे गाजीपुर और तमाम सारे जनपद में सिपाही भर्ती हो जाते हैं, तो वो तो आज भी हो रहे, सबसे ज्यादा हो रहे हैं। क्या कर लेगा कोई? है किसी के हिम्मत एग्जामिनर के जो रोक पाए उनको सिपाही बनने से, दरोगा बनने से? उनके अंदर काबिलियत है तो भरते। लेकिन मैं एक ही बात सिर्फ कहना चाहूँ, ये विश्लेषण ठीक है, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। उस रणनीति का बहुत ज्यादा आपके टीवी चैनल पे नहीं बात कर सकते, लेकिन हम अधिकार की बात जरूर पूछें। क्या मिला लोधी समाज? कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि पे मैं राजनीति नहीं कर रहा, हकीकत पूछ रहा हूं। और यहाँ कई लोग समर्थक बैठे हैं। मुझे अमिताभ जी शर्मसार कराइए कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। क्या मिला लोधी समाज? ठीक बात। हिंदुत्व का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि पंडित जी को मिल जाए, ठाकुर साहब को मिल जाए, लाला जी को मिल जाए, जिंदल जी को मिल जाए, बिंदल जी को मिल जाए। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है। हिंदुत्व का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक, हिस्सेदारी का मसला आपने उठाया, ठीक है।